नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय सरदाना जी। स्वागत कर रहा हूं मैं विजय सरदाना जी का। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और विजय सरदाना जी की चैनल विजय सरदाना इनसाइट्स पर भी अवश्य जाएं। वहां आपको गंभीर विषयों पर बहुत अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। तो विजय जी, डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आतंकवाद की परिभाषा पूरे विश्व को बता रहे हैं और पूरे विश्व को उनको चुप होकर सुनना पड़ रहा है। संजय जी, सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। काश पटेल जैसे एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हम भारत के साथ मिल के ये स्मगलिंग जो हो रही है ड्रग्स वगैरह की, इसको हम रोक रहे हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अलग ही लाइन पे चल रहे हैं और वो तो ऐसा लगता है जैसे भारत से दूरी बना रहे हैं और कोई उनको परेशानी हो गई हो। तो ये जो एक डाइकोटोमी दिख रही है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, एफबीआई चीफ काश पटेल जो कह रहे हैं वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के टेक्निकल हेड है और उनको पता है कि ये प्रॉब्लम पॉलिटिक्स से सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए आपको मिलजुल के सर्वेलेंस बढ़ाना होगा, टेस्टिंग करनी होगी, मॉनिटरिंग करनी होगी, ट्रैकिंग करनी होगी, भारत में इंस्पेक्शन बढ़ाने होंगे, अमेरिका में बढ़ाने होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये केमिकल्स या ड्रग्स आती हैं तो किसी रूट से तो आएंगी, किसी शिप से तो आएंगी, किसी कंटेनर में तो आएंगी। और जब आप उनकी ट्रेसेबिलिटी करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स ढूंढेंगे और उन अलग अलग देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे, तभी आप उस पूरे नेटवर्क को तोड़ पाएंगे। तो काश पटेल साहब तो अपना टेक्निकल काम कर रहे हैं जो उनको करना है। ट्रंप साहब की मुसीबतें कई अलग भी हैं। अभी ट्रंप तो साहब दंगों को से ये जूझ रहे लगता हैं वो। था कि हाँ, तो उनको कई प्रॉब्लम्स हैं सर, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि उन्होंने कई फ्रंट एक साथ खोल दी। उनको ये लगा कि मैं अब अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया हूं और मुझे 4 साल में दुनिया का सबसे महान व्यक्ति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो इस गलतफहमी का शिकार हो गए और उनको लगा कि अब जैसा मैं चाहूंगा दुनिया चलेगी। हकीकत अब क्या है सर? वो भारत से दूरी बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो दो है। एक तो वो चाहते थे कि भारत जैसा वो कह रहे हैं वैसे तुरंत फटाफट टैरिफ एजेंडा के ऊपर साइन कर दे। भारत वो कर नहीं रहा, अभी तक काम अटका हुआ है, कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रही। जो अमेरिका बल्कि की डिमांड है बल्कि वो वो लुटनिक भारत जो है मान नहीं उनके रहा। हावर्ड लुटनिक कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोल हाँ, रहे थे कि साहब कि हमको जो है वो दूसरी तरह का मिनिस्टर चाहिए और समथिंग समथिंग। और अभी पीयूष गोयल ने फिर जाके वही बात बोल दी। उन्होंने कहा कि भाई जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा वो करेंगे। तो सर पीयूष गोयल साहब कोई अपने मन से तो कर नहीं रहे ना, वो तो भारत की पॉलिसी ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब पीयूष गोयल अगर मान लीजिए कि उनके दबाव में नहीं आ रहे हैं या जो वो इंड्यूसमेंट देना चाह रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो ये अमेरिका के मंत्री इस बात को क्यों नहीं समझ सकते कि पीयूष गोयल के ऊपर भी एक मंत्री है जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता है और वो प्रधानमंत्री की कंसेंट के बगैर कुछ भी कमिट कर दे वो लागू नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीजें आपको पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करनी होंगी। पीयूष गोयल साहब अगर मान लीजिए दबाव में ये भी कह दें कि ठीक है मैं कस्टम ड्यूटी आधे कर देता हूं, तो जब तक उस पर रूल नहीं बनेगा, नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, उस पर जो भी कानून बदलने होंगे वो पारित नहीं होंगे, तो आपकी एजेंडा कैसे पूरा होगा? क्योंकि कस्टम अधिकारी तो 100% टैक्स लेंगे, वैसे भी लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शायद ये लोग समझ नहीं पा रहे। इनको ये लगा होगा कि हम लोग दादागिरी कर लेंगे, भारत के मंत्रियों को कुछ अच्छा डिनर विनर करा देंगे तो हमारी बात मान लेंगे। वो आज भी शायद कांग्रेस के टाइम के मंत्रियों से डील कर रहे हैं, उनको ये लगता है। लेकिन दुनिया बदल गई है, क्योंकि पहले आप देखिए ना, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते थे, मंत्री होते थे, सबके बच्चों को अमेरिका में एडमिशन मिल जाता, सबके बच्चे विदेश में पढ़ते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अच्छे कॉलेजेस में तो एडमिशन ले नहीं पाते थे। आईएम्स और आईआईटीज में उसके लिए काबिलियत नहीं थी, और विदेश में आसानी से आपको डॉलर में पेमेंट हो जाता था, बच्चों की फीस माफ हो जाती थी, स्कॉलरशिप मिल जाती थी, सबके मजे थे। बदले में क्या करना पड़ता था? उनको भारत सरकार के अंदर वो पॉलिसी बदलाव करने पड़ते थे जिससे उन देशों का फायदा हो। ये
गिव एंड टेक बहुत पुरानी कहानी है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं सर, आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस समय उनको प्रॉब्लम ये है कि साहब उनकी बात मानने के लिए मंत्री तैयार नहीं है, इसीलिए एक लॉजिकल बात हुई कि मंत्री बदल जाएगा तो शायद काम हो जाएगा, जबकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये नेशनल पॉलिसी है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां दादाजी बोले और काम बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है हिंदुस्तान में। पहली मुद्दा तो ये रहा। दूसरा, वो चाहते थे एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दें, भारत उसके लिए तैयार नहीं है। तीसरा, वो चाहते हैं कि साहब आप रशिया से हाथ पैर खींच लो, पेट्रोल मत लो, हथियार मत लो, कौन देगा? हम देंगे, लेकिन 4 गुना दाम पे। अब इतना मूर्ख तो कौन होगा सर? तो उनकी बात वो नहीं चल रही। फिर ये कहते हैं आप ब्रिक्स के अंदर साथ हो हमारे, क्योंकि ब्रिक्स इज ए अगेंस्ट वेस्टर्न। अगर आप देखें तो चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इसमें कोई भी वेस्टर्न पावर नहीं है। तो उनको ये लगता है कि आप एक नया धड़ा बना रहे हो जो हमें चैलेंज कर रहा है, हमें ये भी पसंद नहीं है। तो ये सब बातें हैं जिससे अमेरिका परेशान है। और ऊपर से सबसे बड़ा सिरदर्द ये हो गया कि जो अमेरिका की चाल ये थी कि पाकिस्तान को हम पालते रहेंगे और वो आतंकवादी घटनाएं करता रहेगा और आप सिर्फ बॉर्डर तक सीमित होके एक दूसरे को हाथ पैर मार के धक्का मुक्की करके गुजारा करते रहोगे। ऑपरेशन सिंदूर ने अमेरिका के इस गेम प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अब पूरा पाकिस्तान रडार पे है, आप कहीं भी बैठोगे वहां पिटाई हम करेंगे। ये अब तो ट्रंप साहब डॉक्टर ने जो जयशंकर ने सोचा कह था दिया कि साफ ये साफ। झगड़ा, मैं वही कह रहा हूं सर कि इनका प्लान ये था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी जाएंगे, भारत में कुछ हत्याएं करेंगे, माहौल गरमाएगा, फिर पाकिस्तान दौड़ के हमारी गोदी में आएगा, इंडिया कहेगा देखो अब तुम अपने प्यादे को मना लो नहीं तो हम पिटाई कर देंगे। हम पाकिस्तान को थोड़ी डांट लगाएंगे, 2-4 थप्पड़ मार देंगे और कहेंगे आराम से बैठो। 6 महीने वो आराम से बैठेगा और फिर हम उसको कहेंगे कि तू क्या आजकल खामोश हो गया, कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर रहा? और फिर वो जाके कुछ पंगा करेंगे और फिर ये हर 6 महीने में एक तमाशा होगा। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का तरीका था, भारत को पाकिस्तान के साथ उलझा के और अपना उल्लू सीधा करवाने, ताकि हम सरपंच बने रहें और ये 2 लोग बार बार हमारे पास आते रहे। इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने उस स्टेटस को तोड़ दिया कि अब हम तुम्हारी बकवास नहीं, हमें जो करना है वो हम करेंगे। डायरेक्ट इससे अमेरिका बौखला गया, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अब ये चीज चलने वाली है नहीं, अब ये गेम प्लान पाकिस्तान के हाथ से बाहर हो गया। अब उनको भारत को कहीं और घेरना है। अब कहां घेरोगे? तो नेक्स्ट टारगेट है नॉर्थ ईस्ट, और के ऊपर उनका नजर रहेगा। एक तरफ चाइना का प्रेशर रहेगा और बांग्लादेश से पंगे कराएंगे, उधर से म्यांमार से पंगे कराएंगे। आप देखिए अगले 3 से 6 महीने में आपको बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में डेवलपमेंट होता दिखेगा, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए चैलेंज होगा, जिसके ऊपर कल भी मैंने मेरे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया। तो कहने का मतलब ये है सर कि ट्रंप साहब इसलिए परेशान है कि भारत उनके काबू में नहीं आ रहा। वो शुरू में तो कह रहे थे इंडिया इज गुड फ्रेंड, मैं जैसा चाहूंगा करवा लूंगा, लेकिन वो शायद उनका गेम प्लान फिट नहीं बैठा, इसलिए वो नाराज। ये तो काफी समस्या वाली बात होगी। अच्छा, चाइना के साथ में उनका जो है वो रोज ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड होता है और कह रहे हैं कि साहब की नहीं हमारा वापस समझौता हो गया और साहब वो रेयर अर्थ्स जो है वो हमको बहुत सारे चाहिए। अब ये रेयर अर्थ्स वाला मामला जो है ये क्या है? इसमें भारत कहाँ पे फिट हो सकता है? देखिए सर, इसमें भी आज ही मैंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि लंदन में अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है और लंदन की मीटिंग में पर्पज यही था कि भाई कुछ तो करो, क्योंकि दोनों दुखी हैं। अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो जब से ये टैरिफ लगा है, दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है, चाइना को भी और अमेरिका को। चाइना का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो कम होता जा रहा है। तो चाइना के लिए लग रहा है कि जो उनकी कंपनियां हैं जो अपने स्टाफ को तनख्वाह दे पा रही थी वो नहीं दे पा रही हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो रही है। इस समय करीब 1,36,000 कंपनियां ऐसी हैं छोटी बड़ी चाइना के अंदर, जो टैरिफ लगने के बाद
जो घाटे में आ गई है, खासकर एमएसएमई। तो वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज दिख रहा है, क्योंकि रास्ता बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नया मार्केट ढूंढने में टाइम लगेगा। इसीलिए जैसे ये टैरिफ लगे तो चाइना का ये कहना था कि भाई भारत कुछ हाथ बढ़ाए, ताकि उनका जो माल अमेरिका नहीं ले रहा है वो भारत ले ले। तो भारत इस समय सबके लिए जरूरी है एज ए मार्केट। इस पे हम डिटेल में अलग से भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से गेम प्लान खेला जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की जितनी हाईटेक इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे और जिसमें प्रॉफिट है, उसको सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए, क्योंकि वो एसेंशियल कंपोनेंट है। अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, दर्शक जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरा ये कहना है सर कि आज जो झगड़ा चल रहा है वो है टेक्नोलॉजी वर्सेस पॉलिटिक्स का। ट्रंप साहब की टैरिफ पॉलिटिक्स और चाइना की रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी, इनके बीच मुकाबला। और मेरा यही कहना है बार बार इसी बात को लेकर कि भाई आप जो कर रहे हो इस गेम के अंदर, चाइना तो नहीं हारेगा, क्योंकि चाइना को थोड़ा बहुत सेटबैक लग सकता है, लेकिन चाइना के पास बेनिफिट क्या है सर? एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमको देखनी पड़ेगी आने वाले समय में, वो ये कि इस समय चाइना को दुनिया भर में जो उन्होंने लोन दिया हुआ है, वो लोन की उगाही अब वो शुरू करेंगे। इस साल चाइना को कम से कम पूरी दुनिया से 20-25 बिलियन डॉलर जो लोन दिया हुआ है वो वापस मिलेगा, और ये कई सालों तक चलेगा। तो जो थोड़ा बहुत ट्रेड डेफिसिट है उसको बदलने की क्षमता चाइना के पास है, और इसीलिए इसको सोचना पड़ेगा अमेरिका को। अब अमेरिका की मजबूरी क्या है कि चाइना की कौन सी इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसको अगर हम ध्यान से समझें सर, तो चाइना के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है एमएसएमई सेक्टर में, जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्री, टॉयज इंडस्ट्री, बैग्स इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। उनको वहां दिक्कत आ रही है क्योंकि वो अमेरिका में कंजम्पशन आइटम के रूप में पहुंच जाते हैं। अमेरिका की समस्या ये हो गई कि अमेरिका ये प्रोडक्ट जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है ये बेच नहीं सकता, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो सारा का सारा है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट में, चाहे वो माइक्रोचिप्स हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, सर्वर्स हो, ये चीजें अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। इन सब के लिए आपको चाहिए रेयर अर्थ, क्योंकि रेयर अर्थ की जो खासियत है वो ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आपको पता है कि जब सर्वर चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, तो कितने गर्म हो जाते हैं, और अगर गर्म होने से सर्किट टूटने लगे, काम करना बंद करें। आपको याद होगा एक समय था सर कि पहले कंप्यूटर्स को एसी से रखा जाता था, जहां कंप्यूटर इंस्टॉल होता था उस कमरे को एसी कर दिया जाता था शुरू में। जरूरी था, इसीलिए लोगों को मजे आते थे एसी लगाने में। कंप्यूटर आएगा तो कम से कम एसी कंपनी को लगाना पड़ेगा, तो एसी लगवाने के चक्कर में लोग कंप्यूटर लगवा लेते। नहीं, ऑफिसर्स में ऑफिसर्स जो थे वो लगे रहते थे इसमें कि साहब की जल्दी से कंप्यूटर लगवा तो एसी साथ में लग जाएगा। हाँ, और चाहे फिर वो कंप्यूटर साल भर ऑन ना हो, लेकिन एसी ऑन रहते थे। तो ये देखा है। लेकिन आज आप देखो सर कि जितने भी नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें एसी की जरूरत नहीं है, ना डस्ट से परेशान है ना एसी से परेशान है, उनकी जरूरत नहीं है। आप एम्बिएंट टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर पे वो दिन रात काम करते हैं, क्योंकि उसमें रेयर अर्थ कंपोनेंट्स हैं। उससे वो सर्किट बोर्ड्स या जो माइक्रोचिप्स बनते हैं ये सब उसी है। दूसरी तरफ जो मोबिलिटी इंडस्ट्री है, चाहे वो कारें हो, बाकी चीजें हो, एक्चुअली अगर आप देखें तो मैग्नेट का बहुत यूज होता है। और मैग्नेट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैग्नेट अपने वेट से कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर सकता है, उसकी मैग्नेट की क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है। और दूसरी तरफ वक्त के साथ साथ डीमैग्नेटाइजेशन होना भी एक समस्या है कि आपने गाड़ी खरीदी, उसको आपको चलाना है 20 साल, पता लगा 5 साल में उसके मैग्नेट खराब हो गए, तो वो गाड़ियां कौन खरीदेगा सर, क्योंकि मैग्नेट बदलने की कीमत बहुत है। तो ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, एक तो ये हाई टेम्परेचर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, दूसरा
छोटे से वेट के अंदर दे क्रिएट लॉट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आप कॉम्पैक्ट डिजाइन बना सकते हैं, पावरफुल सिस्टम्स बना सकते हैं, ज्यादा फीचर्स दे सकते हैं, ये सब पॉसिबल है चाहिए। और अमेरिका यही चीज बनाता है। जब अमेरिका ये सब चीजें बनाता है और रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं मिले तो सारी हाई एंड इंडस्ट्री अमेरिका की बंद हो जाएगी। पेंटागन का अपना असेसमेंट ये है कि हमारे पास जो टोटल रॉ मटेरियल या मैग्नेट्स का रिजर्वायर पड़ा है वो 18 महीने से ज्यादा चलेगा नहीं। और जितने हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, जितने आपके बॉम्बर्स हैं, जितने आपकी मिसाइल्स हैं, सब में कहीं ना कहीं वो यूज होता है। क्योंकि अगर आपको कॉम्पैक्ट मिसाइल्स बनानी है, कॉम्पैक्ट बॉम्बर्स बनाने हैं, तो आपको रेयर अर्थ के बगैर गुजारा नहीं। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये बहुत क्रूशियल टेक्नोलॉजी है जो इस समय चाइना की वर्चुअली ग्लोबल मोनोपोली। और अमेरिका की मजबूरी ये है कि अगर हम चाइना के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे को ईगो के चक्कर में ये सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। और जब ये बंद हो जाएंगी तो फिर फायदा क्या, हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, जो रेवेन्यू अर्निंग की बात हो रही थी वो हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए इस समय जो वार्तालाप चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, जो ये कहा गया है कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तैयार हो गया है कि हम टैरिफ कम करेंगे और आप हमारी कंपनियों को रेयर अर्थ खरीदने के लाइसेंस देंगे, रेयर अर्थ मैग्नेट और उनके प्रोडक्ट खरीदने के लाइसेंस देंगे। और मजे की बात, अमेरिका ने रेयर अर्थ मटेरियल को चाइना से स्मगलिंग का भी प्रयास किया था जो पकड़े गए। अच्छा। उसके बाद हाँ, और ये पकड़े गए, हांगकांग से इन्होंने कोशिश की, एक और जो इनका जिनजियांग प्रांत है वहां से कोशिश करी जहां पे रेयर अर्थ किंगडम मंगोलिया के आसपास इनकी काफी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। चाइना ने सारी रेयर अर्थ कंपनीज को अब अपने एक सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कंसोलिडेट कर दिया है कि अब कोई भी बगैर हमसे पूछे एक टुकड़ा भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है कि व्हाइट लिस्ट क्रिएट कर दी है। पहले हम ब्लैक लिस्टिंग की बात करते थे कि हम किस किस को नहीं देंगे, अब इन्होंने व्हाइट लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें उन कंपनियों के नाम है कि किनको दिया जाएगा, इनके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। ताकि अगर मान लीजिए कि कल को कोई डमी कंपनी आ जाती है बीच में स्मगलिंग के लिए, या ट्रेडिंग कंपनी अमेरिका बना देता है और ये कहें कि चलो हमें दे दो, अब वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपका नाम व्हाइट लिस्ट में नहीं है। और व्हाइट लिस्ट का मतलब है कि चाइनीज गवर्नमेंट का बहुत ही एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब वो पूरा केवाईसी करते हैं, यहां तक पूछ लेते हैं कि आप क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, वगैरह वगैरह। और उसका वो कारण बताते हैं कि ड्यूअल मैग्नेट्स हैव ए ड्यूअल पर्पस यूज, सिविल एज वेल एज मिलिट्री। तो यूरोपियन कंपनियां परेशान हो गई हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते करते। अब सोचिए कितना एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इसीलिए थोड़े समय तक, कम से कम 5-7 साल तक तो चाइना दुनिया की हर बड़ी कंपनी को रेयर अर्थ मैग्नेट ना दे के तंग कर सकता है। बाद में तब तक अल्टरनेट बन जाएंगे, हो सकता है रेयर अर्थ का अल्टरनेट भी लोग क्रिएट कर लें। रिसर्च तो शुरू हो गई होगी क्योंकि इतना बड़ा थ्रेट हो गया इंडस्ट्री के लिए। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का अल्टरनेट और रेयर अर्थ की टेक्नोलॉजी को रिफाइन करके अपने ही देश में आत्मनिर्भर होना, ये दोनों ही जरूरी हो गया है। और जो रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स है उनका रिसाइकलिंग, तो ये तीनों एक्शन प्लान हर देश अब करेगा। लेकिन तब तक तो चाइना के आगे हाथ फैला के बैठना पड़ेगा। भारत की क्या स्थिति रहेगी? सर, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्वायर है रेयर अर्थ का। करीब हमारे पास शायद 4-5 मिलियन टन का हमारे पास रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं, खासकर उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल में। और राजस्थान में भी एक बड़ा भंडार रेयर नागौर मिला है। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, तो मेरा ये कहना है सर कि अभी हम लोगों ने थोड़ा रिसाइकलिंग पे काम शुरू किया है और टोटल जो प्रोडक्शन भारत ने किया है शायद पिछले साल रिसाइकलिंग करके मेरे ख्याल से करीब 1200 टन के आसपास, जबकि चाइना का एनुअल प्रोडक्शन है करीब 3 लाख टन। और जो टोटल डिमांड है इंटरनेशनल जो मार्केट में एक्सपोर्ट होता है वो है करीब 48,000 से 50,000 टन।
इसीलिए चाइना का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो अमेरिका से 2 से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से काम कर रहा है। इसीलिए जितने भी हार्डवेयर हैं वो चाइना में बन रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप आईफोन को कि आप आके अमेरिका में बनाइए, उसको पता है कि रॉ मटेरियल नहीं है, हर चीज तो मेरे को चाइना से लानी है, और चाइना ने नहीं दी है तो फायदा क्या। अब ये बात धीरे धीरे ट्रंप को समझ में आ रही है, इसीलिए अब चाइना के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं कि भैया 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, तब कुछ रास्ता निकलेगा। और ये हो रहा है। और भारत को तो मुझे लगता है कल ही मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि चीन ने जो प्रतिबंध लगाया है, क्या भारत इसका लाभ उठा पाएगा। मेरा कल रात का वीडियो है, क्योंकि रेयर अर्थ पे अब आत्मनिर्भर होना जरूरी है। टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अपना शुरुआत तो प्रोडक्शन करी थी। भारत अपनी डिमांड का पूरा प्रोडक्शन कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पीएमओ पहुंच गए ना कि साहब हमें रेयर अर्थ मैग्नेट दिला दो, नहीं तो हमारी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। इवन जापान ने भी सर, पहले जापान का 80% डिपेंडेंसी थी रेयर अर्थ की चाइना पे। 2010 में चाइना ने जापान पे सैंक्शन लगा दिया था रेयर अर्थ का, जब उनका फिशिंग ट्रॉलर को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। तो उन्होंने कहा हम आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे को फिशिंग करने नहीं देते हो, हम आपको रेयर अर्थ नहीं देंगे। तब जापान ने सेल्फ रिलायंस का एजेंडा शुरू किया था, लेकिन आज भी 58% वो डिपेंडेंट है चाइना पे। और कारण ये हुआ कि सुजुकी ने जापान में स्विफ्ट मॉडल बनाना बंद कर दिया, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सर कम से कम 10-12 साल लगते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी में चाइना से अभी 20 साल पीछे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मिसिंग पॉइंट रहा है। हर देश ने ये सोचा कि चाइना से तो माल आता रहेगा, लेकिन वो सोचा नहीं उन्होंने कि क्रिटिकल पार्ट्स अगर सप्लाई नहीं आई तब क्या होगा। तो ये चीजें चुनौतीपूर्ण। लेकिन रेयर अर्थ का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में डिवीजन है भोपाल में, वो उस पे एक नया काम कर रहे हैं। एक नया पार्क भी बना दिया है कि जहाँ स्टार्टअप्स जो रेयर अर्थ पे काम करना चाहते हैं वो आके वहां पे जो बाग की टेक्नोलॉजीज है उसके साथ आके कुछ बेसिक काम कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव तो कर लिया है, लेकिन टाइम तो लगेगा सर। इतना अगर आसान होता तो जापान भी कर लेता और अमेरिका भी कर लेता। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और ये विषय था जो संज्ञान में आया था, और वो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और वैसे अब तो लगभग ये तय होता जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो अपने खुद का नहीं कर रहा है, वो दूसरों के कहने से ही जो कुछ किया है उसने वो किया है, चाहे वो CIA उसमें इन्वॉल्व हो और चाहे वो चाइना इन्वॉल्व हो, चाहे सबके साथ में वो कर रहा हो। और इसीलिए USA को, जैसा आपने भी कहा कि USA को चोट इसीलिए ज़्यादा लगी क्योंकि वो उनका जो शैतान बच्चा था, जो एक सामने वाले सीधे और पावरफुल बंदे को तंग करता रहता था और उससे वो फायदा उठा सकता था, वो लीवरेज खत्म हो गया उसका। अब पाकिस्तान ने अपना एक बजट पेश किया है अभी, और वो बजट बड़ा इंटरेस्टिंग देखा मैंने उसमें कि साहब की 20% उन्होंने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर अप किया है। वो डिफेंस एक्सपेंडिचर 20% अप करने के बाद भी करीब $8 बिलियन का ही होता है। भारत का तो वैसे भी उससे 10 टाइम्स पहले से ही था, और अभी उन्होंने $5-6 बिलियन और ऐड कर दिए उसमें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बाकी जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उसको स्लैश कर दिया। तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा, जबकि एक तरफ तो IMF इनको बेल आउट करने की बात कर रहा है। IMF ने पहले कंडीशंस लगा रखी हैं कि आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करोगे, और वर्ल्ड बैंक इनको लोन दे रहा है एजुकेशन सेक्टर में, और इन्होंने तो एजुकेशन सेक्टर में तो पूरा फंडिंग ही खत्म कर दिया, सेंट्रल फंडिंग। जी सर देखिए, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। अगर आप पाकिस्तान का बजट देखते हैं, टोटल जो उनका एक्सपेंडिचर है, जिसको आप करीब $60 बिलियन के आसपास जो है, उसमें अगर मैं पाकिस्तानी रुपी की बात करूं तो वो
करीब 16,000 बिलियन रुपए के आसपास है। उसमें इंटरेस्टिंग चीज देखिए सर, पाकिस्तान का इंटरेस्ट पेमेंट है करीब 8,200 बिलियन रुपीस, मतलब 50% बजट तो सिर्फ पुराने जो कर्जे लिए हैं उसमें जा रहा है। एग्जैक्टली 46.2% है। हाँ, नहीं ज्यादा ही होगा सर, पिछली बार था वो 46, इस बार 50% क्रॉस कर गया, क्योंकि 16,286 बिलियन रुपीस में से 8,207 बिलियन रुपीस जो है वो इंटरेस्ट में जा रहा है, जो ये बजट है। इसके अलावा इनके पास पैसा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपना पेंशन पेमेंट भी कम कर दिया। अब पेंशन में तो फौजी भी होंगे, सरकारी भी होंगे, पैसा ही नहीं है पेंशन देने के लिए। डिफेंस का बजट जो जनरली इनका 7-8-9 बिलियन डॉलर के पास होता था, इस बार 11 बिलियन डॉलर कर दिया, तो वो बढ़ाना पड़ा। अब टोटल जो बजट है अगर आप देखें पाकिस्तान का, सर आपको इंटरेस्टिंग मैं बात बता देता हूं, मैंने कुछ आंकड़े लाया हूं। पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है, जो नेट रेवेन्यू रिसीट्स हैं, उसमें अगर आप ये देखें कि करीब 17,500 बिलियन रुपीस का इनका टोटल रिसोर्सेज है, और जिसमें से करीब 6,500 बिलियन रुपीस इनको उधार लेना पड़ता है। 6,500 बिलियन डॉलर ये उधार ले रहे हैं, लेकिन जो पुराना उधार लिया है उसका 8,200 बिलियन डॉलर ब्याज दे रहे हैं। तो मतलब जितना ये लोन ले रहे हैं वो सारा ब्याज में जा रहा है टेक्निकली, और अपनी जेब से भी देना पड़ रहा है। तो जो बोरोइंग ये कर रहे हैं इनके किसी काम नहीं आ रहा है, वो सिर्फ डेट सर्विसिंग में जा रहा है, पहली बात सर। इसके अलावा जो इनका नॉन टैक्स रेवेन्यू है करीब 5,000 बिलियन रुपीस के आसपास, उसका आधा वो भी ब्याज में जा रहा है, तो इनके पास पैसे बचे नहीं। अब जो पैसे बचे हैं, इनके मेन एक्सपेंडिचर हेड देखिए सर, ये पाकिस्तान का हाल कितना बुरा होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि आधा तो जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में, फिर 1,000 बिलियन के आसपास जा रहा है पेंशन में, 2,500 बिलियन डॉलर इनका जा रहा है डिफेंस में, फिर ग्रांट्स एंड ट्रांसफर टू अदर स्टेट्स वो जा रहा है करीब 2,000 बिलियन, और सब्सिडीज है वो करीब 1,200, और सरकार चलाने का खर्चा जो है वो 971 बिलियन रुपीस है, और साथ ही साथ इमरजेंसी और अदर फंड करीब 400। कहने का मतलब यह है सर कि इनके पास सरकार चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। जो डिफेंस है, डिफेंस का खर्चा इनका करीब 2.5 गुना है सरकार की कॉस्ट से, मतलब पूरे देश की सरकार और डिफेंस का बजट 2.5 गुना। तो इनके पास ना सब्सिडी के पैसे बचे, ना सरकार के पैसे बचे, इतना इन्होंने डिफेंस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना बजट किया है इन्होंने करीब 11 बिलियन डॉलर के आसपास किया है, कि 2,550 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी। अच्छा, 971 बिलियन रुपीस तो इनके सरकार का खर्चा है, और हाँ 2500 सिविल गवर्नमेंट, और 2500 बिलियन 2550। हाँ जी। और तो आज डॉलर और रुपए, पाकिस्तानी रुपए की कीमत है $1 इक्वल टू 283 रुपीस, और हमारा 83-85 के आसपास है, इनका 285 के आसपास। इंडियन और रुपीस इनका जो फिस्कल डेफिसिट है जो ये क्लेम कर रहे हैं, आप पिछली बार भी देखिए सर, पिछले साल का अगर मैं इनका बजट कंपैरिजन करूं और इस बार जो लिख रहे हैं वो बहुत गलत लिख रहे हैं, ये बहुत बुरा फंसेंगे। पिछली बार इन्होंने ये कहा था, मैं बिलियन स्टैंडर्ड नंबर है वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट की इन्होंने बात करी थी, इन्होंने कहा था हमें 12,900 बिलियन मिलेंगे, इनको मिले 11,900, मतलब 1,000 बिलियन रुपीस इनको कम मिले। इस बार इन्होंने बजट कर दिया है 14,000। कहां से रेवेन्यू आएगा सर? क्या पाकिस्तान में कंजम्पशन बढ़ेगी? टैक्स कैसे कलेक्शन होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा जिसके कारण टैक्स बढ़े? ऐसा तो कोई इन्होंने 12,900 जो बजटेड था, आ नहीं रहा। 12,900 बजटेड उसमें था, 11,900 आया 11,900, और अब इन्होंने उसको बढ़ा के जी 14,000 कर दिया।
हाँ, ये तो था रेवेन्यू रिसीट्स को लेकर। अब इन्होंने कहा 14,000 मिलेगा इस बार। मतलब पिछले साल अगर मैं टोटल करूं तो 17,800 की जगह इनको 16,800 मिला टोटल। इस बार उन्होंने 19,200 का टारगेट रखा कैपिटल। इसीलिए ये कह रहे इन टोटल रेवेन्यू एक्सपेंड ग्रॉस रेवेन्यू सोर्सिंग। अच्छा, एक्सपेंडिचर की जहां तक बात है सर जी, जो एक्सपेंडिचर की बात है, पिछली बार इन्होंने प्लान किया था 18,800, मतलब 18,900 मान लीजिए। ये खर्च कर पाए सिर्फ 17,250। पैसे ही नहीं थे। वो केजरीवाल मॉडल अपना लिया ना सर इन्होंने, कि पैसे हैं नहीं और आप सब्सिडी बांटे जाओ और फिर बाद में लिख दो कि मैं इतना डेवलपमेंट कर रहा हूं, दिल्ली का बजट पॉजिटिव है, और आपने खर्चे किया ही नहीं तो पॉजिटिव दिखेगा ही ना सर। आप बजट का एक्सपेंडिचर करोगे ही नहीं तो बैलेंस शीट तो पॉजिटिव दिखाई दोगे आप। ये सरकारें करती है ना, वो केजरीवाल मॉडल ले लिया इन्होंने। नहीं, सरकारें कई बार करती हैं। तो आपके बजटेड तो है, लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी बजटेड आइटम्स में सब में लिख दिया जाता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑन फाइल। और वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑन फाइल अप्रूव नहीं होती, मिलता ही नहीं। वो कभी प्लानिंग कमीशन से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूव होके आती ही नहीं फाइल। तो ये तो पुराने खेल है सर, सरकारी डेफिसिट बनाने और बढ़ाने के। अच्छा, इसमें और इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, एक चीज जो समझने की है, पता है इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आएगा? मोबाइल हैंडसेट पे लेवी लगाने से। पिछले साल इन्होंने करीब 10 बिलियन रुपीस कमाए हैं मोबाइल सेट पे लेवी लगा के। और इस बार इनका टारगेट है कि इसको बढ़ा के 12 बिलियन करना। तो मतलब अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो तो आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। और देखिए मोबाइल से इनको इतना आया है, मतलब इंडिया से स्मगल करवा सकते हैं लोग मोबाइल पाकिस्तान। इसलिए वो दुबई जाके खरीद लाते हैं लोग सर। दुबई और पाकिस्तान के बीच में इतना ट्रेड क्यों है मोबाइल का? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, एयरपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एयरपोर्ट से टोटल रेवेन्यू साल भर में इन्होंने जो प्लान किया वो मात्र 53 मिलियन, मतलब 5.3 करोड़ रुपए साल में कमाएंगे। 53 मिलियन अब आप हिसाब लगा 53 लीजिए। मिलियन डॉलर्स है सर, 53 मिलियन रुपीस। अच्छा, यस। पूरे साल में एयरपोर्ट फी में इनको सिर्फ इतना मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि जब एयरपोर्ट में मूवमेंट नहीं है, वहां पे यूटिलाइजेशन नहीं है, और ये कांस्टेंट है, बढ़ाया भी नहीं है इन्होंने। अगर आप एक तरफ ये बता रहे हो कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, लेकिन एयरपोर्ट पे मूवमेंट नहीं बढ़ेगा सर, लोग ट्रेवल ही नहीं करेंगे, लेकिन रेवेन्यू बढ़ेगा, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो ये जो नंबर हैं ये काफी हद तक फिक्टिशियस लग रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको कहते हैं ना विद पिंच ऑफ सॉल्ट, वो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज जो और है, मैं इनके एक्सपेंडिचर में जो आपने बात करी, मैं इनके एक्सपेंडिचर शीट में जाता हूं कि कहां कहां पे इनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, किस किस डिपार्टमेंट में इन्होंने खर्चे घटाए हैं। इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, जो एक्सपेंडिचर में मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन्होंने पिछली बार बजट किया था 6, आप ये कह सकते हैं करीब 666 बिलियन रुपीस का मिलिट्री एक्सपेंडिचर पेंशन में। मिलिट्री एक्सपेंडिचर का पेंशन इस बार बढ़ के हो गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, पेंशन तो होता है ना, आपको पता है कि कितनों को क्या देना है, उसमें तो आपको कोई अनइवन नहीं दिखता है। इन्होंने 662 बिलियन रुपीस का प्लानिंग किया था और इनको देने पड़े 676, मतलब पेंशन बढ़ गई इनकी एस्टिमेट से ज्यादा। इस बार पेंशन फंड जो है इनका वो बढ़ के हो जाएगा 742 बिलियन रुपीस। ये तो पेंशन बढ़ गया, साथ ही साथ डिफेंस सर्विसेज के इनके खर्चे बढ़ गए। और जो इन्होंने खर्चे घटाए अगर आप उनको देखें तो उनमें ज्यादातर, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में इनका बजट था करीब 7.2 बिलियन का, इस बार इसको घटा के कर दिया 3.1 बिलियन, आधा। तो हम पॉल्यूशन कंट्रोल और एनवायरमेंट की हम बात नहीं कर रहे।
पिछली बार इनका हाउसिंग एंड कम्युनिटी एम्यूनिटीज पे बजट था 27.9 बिलियन, इस बार उसको घटा के कर दिया है 19.2। और ये पिछली बार पता है कितना खर्चा कर पाए थे 27 में? मात्र 8.5, 1/3। पैसे नहीं। अच्छा, हेल्थ अफेयर्स में देखिए, हेल्थ अफेयर्स एंड सर्विसेज में इन्होंने प्लान किया था 28 बिलियन, इनका खर्चा हुआ 52। इसका मतलब वहां बीमारियां बढ़ रही हैं, खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है। इस बार इन्होंने जब 52 हो चुका, इस बार इन्होंने बजट किया है मात्र 31। तो पाकिस्तान में हेल्थ क्राइसिस भी आपको होती हुई दिखने वाली है। और बाकी जो है एजुकेशन में कांस्टेंट है, कोई बढ़ा नहीं पाए। और सोशल प्रोटेक्शन के नाम पे जो इन्हों को करना है वो थोड़ा सा इन्होंने उसी लेवल पे रखा है, आगे कुछ कर नहीं पाए। तो कुल मिलाकर सर स्थिति ये है कि जो फॉरेन एड है, इस बार इनका देखो एक और टेंशन है। फॉरेन एड इन्होंने प्लान किया था 9 बिलियन रुपीस, इनको मिला था 7.8। इस बार इनका एस्टिमेट पता है क्या है सर? इनका एस्टिमेट है कि इस बार इनको सिर्फ मिलेगा 5.7। मतलब इनके दोस्तों ने भी हाथ खींच लिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो लिखते ना सर कि इतना पैसा हमें बाहर से मिल जाएगा, तो वो नहीं कर पा रहे। जनरल सर्विसेज 31 का प्लान था, 29 किया, इस बार उसको घटा के 23 कर दिया। मतलब इनके पास बेसिक सर्विसेज के पैसे नहीं है। बेसिक रिसर्च में जो पिछली बार था उतना ही रखा, हालांकि पिछली बार इन्होंने कम खर्चा किया था, पैसे नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर जनरल पब्लिक सर्विसेज बजट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 9 का प्लान किया था, 11 खर्च किए, लेकिन इस बार बजट सिर्फ 10 का ही किया है। तो वहां छटाई होगी या रिक्रूटमेंट नहीं होगी, अब ये सोचना। जनरल पब्लिक सर्विसेज, ये एक बड़ा वेग टर्म है सर। जनरल पब्लिक सर्विसेज 25 बिलियन इन्होंने रुपीस का प्रोविजनिंग किया था। इस बार खर्चा पिछली बार हुआ 27, इस बार इन्होंने बढ़ा के कर दिया 50। मुझे लगता है जो एयरपोर्ट टूटे हैं ना, उनकी रिपेयरिंग का खर्चा है। क्योंकि जनरल पब्लिक सर्विसेज नॉट एल्सवेयर डिफाइंड। तो सर डैमेज एयरपोर्ट का कैटेगरी मैंने तो किसी बजट में आज तक नहीं देखा, तो ये नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड में आएगा ना सर। तो वो जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में इनको 25 बिलियन पाकिस्तानी रुपए लगेंगे। तो ये है ऑपरेशन सिंदूर आज की ही देख रहा कॉस्ट। था मैं, अभी अभी इंडिया टुडे की रिपोर्ट आई है कि जितने भी डैमेज हुए थे एक भी अभी तक रिपेयर नहीं कर पाए। सबको इन्होंने तिरपाल से ढक रखा है और टेंट से ढक रखा है। अभी कैसे मैं करेंगे देख रहा सर? था। सब जगह सैटेलाइट है, हटा सकते नहीं, पैसे हैं नहीं, तो समस्या तो गंभीर हो गई ना सर। ऑपरेशन सिंदूर बहुत भारी पड़ गया ट्रंप साहब को और पाकिस्तान को। ट्रम्प साहब को ज्यादा भारी पड़ गया मुझे लगता है। ट्रम्प साहब के बहुत बहुत ज्यादा सारे और भी लोग कह उनके रहे हैं ना कि ईगो साहब पे उनके चोट हो जो गई ना सर। उनके हिडन न्यूक्स वगैरह थे वो भी सब उड़ गए। सब पता नहीं चल रहा क्या क्या हो गया, कितना नुकसान हो गया। तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। उन्होंने कमांड एंड इसीलिए कंट्रोल सेंटर वहां बनाए होंगे सर, इसीलिए तो अचानक वो दौड़ के आए रातों रात। उनको क्यों दौड़ना पड़ा? इसीलिए दौड़ना पड़ा। अगर ये 2 दिन और लड़ाई चलती तो पता नहीं और क्या क्या हो जाता। सही बात तो है। इसीलिए वो 2 दिन किसी तरह से खींच लेते ना तो मजा आ जाता सर। नहीं, लेकिन पाकिस्तान आपको मौका और देगा, अभी और वो देगा। और अब तो दिक्कत यह है कि अभी तो उनकी जो पूरा का पूरा जो एयर डिफेंस है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। उनका तो नूर खान बेस पे जो कमांड कंट्रोल सेंटर था वही उड़ गया। तो अगर इस बार मौका दिया तो भारत को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ऊपर उड़ो और पीटो। और जिस तरह से इनके हवाई जहाज जो दुबक के बैठे रहे थे वैसे ही दुबक के बैठे रहे। ये तो इनकी तो फाइटिंग कैपेसिटी 2 साल के लिए बर्बाद हो गई है। सर 2 साल नहीं ज्यादा, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी पहली बात तो यह है कि सर अभी इनको सर्विसिंग शुरू करनी होगी, उसके लिए पैसे के बाद फिर इनको जो भी इक्विपमेंट्स हैं, अब अचानक ऐसा तो है नहीं कि बाजार जाके भाई 5 किलो ले आओ, वो तो होगा नहीं। अब जो पुराने डैमेज हुए हैं सबको हटाना पड़ेगा, जो टूटे वो तो टूटे,
उसके आसपास जिनसे तारें जुड़ी हुई थी, जिनके सेंसर्स गए हैं, वो तो कंपैटिबिलिटी आसान नहीं होगी, क्योंकि बाजार में तो नए मॉडल मिलेंगे। तो इनको जो बच गया है वो भी डिसमेंटल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कि आधा सिस्टम पुराना और आधा नया, तो लगाना तो इनको पूरा नया पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग है उसको डिसमेंटल करना है, फिर उस पर सिविल वर्क होना है, फिर उसके अंदर फिटिंग्स पाइपिंग्स जो भी करना है वो इनको करने पड़ेंगे, फिर नए सिस्टम का ऑर्डर होगा, उसका इंस्टॉलेशन होगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उस पर फिर ट्रेनिंग होगी, फिर जाके उसको आप कह सकते हो कि ऑपरेशनल एंड कमीशन। सर एक छोटी फैक्ट्री लगाने में 2 साल लग जाते हैं, ये तो डिफेंस है, और यहां सारी मशीनें बाहर से आनी है, और वो जो कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे दे विल चार्ज प्रीमियम, क्योंकि सब वो इजराइल इनका पता नहीं साथ देगा नहीं देगा, चाइना देगा, अमेरिका देगा। अब चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर भी पूरी कीमत वसूल करेंगे ना सर, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो इनको जब बजट आएगा, पहले तो ये टेंडर निकालेंगे, बजट बनाएंगे, फिर एक एस्टिमेट बनाएंगे कि भाई टोटल हमारे को 10-50 बिलियन डॉलर चाहिए। तो जब 50 बिलियन डॉलर चाहिए तो 50 बिलियन डॉलर का जुगाड़ कहां से होगा? उधार तो कोई देगा नहीं। तो इनके लिए समस्या ये है कि जो टूट गया उसको रिपेयर करने के पैसे नहीं है। तो ये फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे मोबाइल कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे जैसे फील्ड में होते हैं। अब जो मेन कंट्रोल सिस्टम्स थे वो शायद ये नहीं बना पाएंगे, और या फिर अमेरिका कहेगा हमें जगह दे दो, हम अपना बना लेते हैं, और तुम बाहर खड़े होकर बस चाय पानी भिजाते रहना, अंदर क्या करना है वो हम देख लेंगे। क्योंकि इनके बस की बात नहीं है सर। और जब कमांड एंड कंट्रोल टूटे हैं सर, एक चीज और सोचिए, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पे एक अलग से वीडियो किया जा सकता है। हाँ सर, एक बात और सोचिए ना, जितने भी ये कमांड कंट्रोल सेंटर टूटे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो खाली होंगे, सब लोग ताला लगा के घर पे सो रहे होंगे। उनमें भी तो उनके एक्सपर्ट्स और ट्रेन्ड मैन पावर बैठे होंगे। वो कितने मरे ये तो हिसाब ही कोई नहीं बता रहा कि अंदर टेक्नीशियन कितने मरे जब बम पड़ा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि यार बम आ रहा है चलो दौड़ के बाहर निकल जाओ, फिर देखेंगे कि फिर आके देख लेंगे क्या कुर्सी टूटी या मेज टूटी। ऐसा तो नहीं होगा ना सर। और ये कंट्रोल सिस्टम जब आप वॉर जोन में हो तो 24/7 आप एक्टिव मोड में, हॉट मोड में रहते हो। तो इनके जो लोग खत्म हुए होंगे, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, उसकी तो कोई गिनती नहीं कर रहा, ना चाइना बोल रहा है, ना अमेरिका बोल रहा है, ना पाकिस्तान बोल रहा है कि कितने लोग मरे। हम तो जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 100 आतंकवादी मरे। जो टेक्निकल स्टाफ मरा उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि वो मैन पावर को तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग करना इज वेरी एक्सपेंसिव। जी, तो इस पे एक विस्तार से अलग से एक, तो ये चैलेंजेस हैं। और एक छोटा सा इनका इकोनॉमिक अफेयर का एक डेटा मैं आपको और दे देता हूं सर। जी जी, इवन इनका जो फ्यूल एंड एनर्जी पे जो इन्होंने बजट रखा था, जो भी एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए, करीब 19 से 20 बिलियन रुपीस था, जिसको घटा के इस बार इन्होंने सिर्फ 2.3 कर दिया, 2.4 मान। अच्छा। हाँ, कोई भी काम नहीं करना है एक्सप्लोरेशन का और इसका। कम्युनिकेशन सिस्टम में जहां 51 बिलियन डॉलर, 51 बिलियन रुपीस होते थे पाकिस्तान के इन्वॉल्व, इस बार उसको घटा के 33 कर दिया इस बजट। तो अभी तो सर इनकी समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो सिंधु वाटर ट्रीटी से जो पानी नहीं मिल रहा है, जो सप्लाई प्रॉब्लम्स आएंगी, जो इन्फ्लेशन होगा, ये सब और इस बजट बार आउट ऑफ इनकी कंट्रोल हो जाएंगे। इनकी किस्मत से गर्मी भी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हालत खराब हो जाएगी सर। इस बार इनके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि खाना नहीं है, डिफेंस के खर्चे बढ़ गए, उधार आपको कौन कितना देगा? एंड ऑफ द डे सब व्यापारी है सर। कितनी सरकारें इनको ग्रांट देंगी? और पॉपुलेशन कम नहीं है, कोई आइलैंड तो है नहीं कि भाई चलो मालदीव है, 10 कंटेनर भेज दिए तो हफ्ते भर का 10 दिन का उनका काम चल जाएगा। तो महीने में हर बार 10 कंटेनर भेज दो, दाल रोटी खाते रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। इनकी पॉपुलेशन भी तो बहुत है। बिल्कुल। तो वो लेकिन एक बात है, रिलीजियस एक्टिविटी पे बजट कम नहीं हुआ है सर। अच्छा। रिलीजियस एक्टिविटी में जो 18 बिलियन था उसको बढ़ा के 22 कर दिया।
और इधर चीन के कुछ लोग जो हैं वो बायो टेररिज्म के ग्राउंड पे पकड़े जाते हैं अमेरिका में। और साथ में एफबीआई के जो चीफ हैं काश पटेल, वो ये भी कहते हैं कि साहब कि चाइना जो है वो फेंटेनिल का नया रूट भारत से होके और इधर भेज रहा है, क्योंकि हमने मेक्सिको इत्यादि जो है उन पे कर दिया है। तो ये जो टेररिज्म है और जिस टेररिज्म को हम पाकिस्तान से एक्सपीरियंस करते हैं, आपका क्या मंतव्य है कि ये नए डायमेंशंस बन रहे हैं और इनसे आगे किस प्रकार का सिनेरियो बनेगा, भारत कैसे डील करेगा? विषय बहुत गंभीर है और बायो टेररिज्म आज नहीं बहुत पुराना हथियार है, लेकिन लो कॉस्ट है और सबसे बड़ा इसमें खतरा ये होता है कि ये आपके ऊपर भी भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए इसका उपयोग बहुत लिमिटेड किया जाता है और जहां तक बात है कि पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में नाजीज ने यूके में पोटैटो क्रॉप को खराब करने के लिए ये किया। भारत का अगर आप इतिहास उठाएं तो जो चंगेज खान टाइप के लोग विदेशों से आए थे, जो वो भारत में आक्रमण करते थे, तो अपने साथ बीमार पशुओं को भी लेके आते थे ताकि वो भारत अच्छा। के अंदर आके जो हमारी संपदा है, खासकर जो एनिमल्स हैं, उनके बीच में छोड़ दें और वो जानवर बीमार हो जाए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो। क्योंकि दूध दूध पीने का तो उनको शौक था नहीं, वो तो मांस मछली खाने वाले लोग थे। तो इस तरह की बीमारियां लाके आपके आर्थिक स्थिति को खराब करना, ये बहुत पुराना सोच है। तो अगर आप आज जो पकड़े गए हैं, अगर अमेरिका की स्थिति को देखें तो जो फ्यूजेरियम स्पीसीज पकड़े गए हैं, सर ये जो थ्रेट है ये दुनिया में हमेशा से रहा है। इसीलिए अगर आप फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखें, आपको एक पैरामीटर मिलेगा जिसको कहा जाता है माइकोटॉक्सिन। ये होता है किसी भी अनाज से होने वाली, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो ऑयल सीड्स हो, इनमें जो भी फसलें होती हैं इस पे फंगस उगना वाजिब है। क्योंकि फसल एक्सपोज्ड रहती है, फसल अपने आप में एक न्यूट्रिशन होता है और वातावरण के अंदर बहुत तरह के जीवाणु या जिसको आप माइक्रोब्स कह सकते हैं वो रहते हैं, जिनमें फंगस भी एक है, तो वो ग्रो करती है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका में या भारत में इस तरह के फंगस नहीं। लेकिन टेंशन तब बढ़ जाता है जब इस तरह के हानिकारक जो फंगस होती हैं या माइक्रोब्स हैं या वायरस हैं, जैसा हमने कोविड के समय देखा, इनको आइसोलेट करके, प्यूरिफाई करके, हाई कंसंट्रेशन में बना के और एक पर्टिकुलर जगह में इसको छोड़ा जाए, तो ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। और क्लासिक एग्जाम्पल हर आदमी हिंदुस्तान में जानता है कि दही कैसे जमाई जाती है। आप वैसे दूध रख दीजिए 5, 7, 10 घंटे बाहर, तो दूध फट जाएगा, लेकिन दही नहीं जमती। और अगर थोड़ा बहुत उसमें खटास की स्मेल आएगी तो वो भी अनकंट्रोल्ड है, आप उसको फेंक देते हैं। लेकिन उसी दूध के अंदर अगर हम कल्चर डाल देते हैं, जामन डाल देते हैं, तो आपको 4 घंटे में फर्स्ट क्लास दही मिल जाती है, एकदम थिक। और आप ये समझिए, जस्ट फॉर ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए, कि 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर मिलीलीटर के अंदर दही की अगर मैं बात करूं तो उसमें करीब 2 बिलियन अणु होते हैं या माइक्रो, 2 बिलियन इन 1 ml। ये पॉपुलेशन हो जाती है। तो ये है ग्रोथ रेट माइक्रोब्स की। तो जब अमेरिका ने वहां के जो 2 साइंटिस्ट पकड़े, वो इसलिए पकड़े कि उन्होंने जो भी कल्चर वो लेके आए होंगे, उन्होंने उसकी एडवांस परमिशन नहीं ली होगी। क्योंकि पूरी दुनिया में हार्मफुल, हैजार्डस केमिकल्स, हैजार्डस माइक्रोब्स, किसी भी तरह का बायोलॉजिकल मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे और बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। आप ला ले जा सकते हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आप वैक्सीन के वायरस ट्रांसफर करते हैं, वैक्सीन ट्रांसफर करते हैं, इनके लिए कानून है और बड़े स्ट्रिक्ट कानून है। तो इन्होंने परमिशन नहीं ली होगी, क्योंकि इन्होंने अगर परमिशन ली होती तो मुझे पक्का यकीन है कि इनको इजाजत नहीं मिलती, और मिलती तो डायरेक्ट ये शिपमेंट यूनिवर्सिटी में जाता है। इन
जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट है इनके हाथ में नहीं होता, इनको सिर्फ लैब में इशू किया जाता, दैट टू प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अनऑथराइज रूप में लाना निश्चित रूप से ये शक पैदा करता है कि जब ये साइंटिस्ट हैं, इनको ये पता है कि दीज आर हार्मफुल, ये इग्नोरेंट लोग नहीं है, ये रोड साइड स्मगलर नहीं है, तो इन्होंने ऐसी हरकत क्यों करी? इसका मतलब इनको मोटिव पता है, इनको इसका इम्पैक्ट पता है, इनको बायो टेररिज्म या एग्रो टेररिज्म की संज्ञा दे रहे हैं। ये है सर इसके पीछे, अगर हम इसको डिटेल में असेस करें। जी। तो इसीलिए जो है वो उसको ब्लेम किया गया। वैसे तो कोविड भी एक तरह का बायो टेररिज्म माना जाता है बहुत बड़े साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों द्वारा। हाँ सर, देखिए आप देखिए ना, जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुआ था 2001 में, उस समय एंथ्रेक्स का पाउडर बहुत सारी जगह पे डिस्पैच किया गया था, अगर आपको याद हो। उसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाया गया, सारे जो पोस्ट ऑफिस थे उनको स्कैन किया गया, सैनिटाइज किया गया, क्योंकि लेटर्स के माध्यम से एंथ्रेक्स के स्पोर्स पूरे अमेरिका में जगह जगह पे डिस्पैच किए गए थे। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको खोल दें और अगर आपकी टेबल पे, स्टडी टेबल पे गिर जाए, वहां पे अगर पानी है, खाना है, आपके हाथ से खाने में चला जाए, तो एंथ्रेक्स तो अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी है, ये तो जानवरों में भी होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप अमेरिका के कई ऑफिसेज में, कई शहरों में एंथ्रेक्स की बीमारी फैला देते। और बीमारियों के साथ सर, खासकर माइक्रोब के साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि एक बार जब ये इकोसिस्टम में स्टेब्लिश हो जाते हैं, ये एलिमिनेट नहीं हो सकते। इसीलिए हमेशा हम ये कहते हैं, आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, पेंडेमिक पिछले 1000 साल के, कि जो बीमारियां 1000 साल पहले एज ए पेंडेमिक थी, उसके बाद हमने उससे जीना सीख लिया, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन हमने उनके वैक्सीन बनाए वक्त के साथ, हमने उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया, कुछ बॉडी में इम्यूनिटी इंप्रूव हो गई, कुछ वैक्सीनेशन हो गए, और हम और कोविड आज भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी करीब 6000 से ज्यादा एक्टिव कोविड केसेस भारत के हॉस्पिटलों में हैं। ये जब हम कह रहे थे 2 महीने पहले कि कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि खत्म नहीं होता है, सप्रेस हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी कोने में ये वायरस दब के रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही इनको फेवरेबल इकोसिस्टम मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। और वो फेवरेबल इकोसिस्टम कई कारणों से हो सकता है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, मूवमेंट्स है, न्यूट्रिशन है, 50 चीजें हैं। माइक्रोब इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो इसीलिए इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो ये बीमारी जो इस समय फ्यूजेरियम को लेके है, ये रहेगी। और इससे जो सबसे बड़ा खतरा है सर, इसमें एक चीज और है, खासकर फ्यूजेरियम जो वायरस पकड़ा गया है, जो फंगस पकड़ा गया है, ये फसल तो खराब करती ही है, लेकिन मान लीजिए कि फसल के ऊपर आपको फंगस दिख गई, आपने जो दाने खराब थे उसको आपने मशीन मैनुअली सेग्रीगेट कर दिया, कलरेशन से आप पता लगा के आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, कलर सॉर्टिंग मशीन आती है। लेकिन जो बची हुई है उनमें अगर फंगस है, इतना कंसंट्रेटेड नहीं है कि डिस्कलर हो जाए, लेकिन थोड़ा भी है, और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फंगस ये जैसे दही एसिड छोड़ता है, जिसके कारण जो दही का बैक्टीरिया वो एसिड छोड़ता है, जिसके कारण दही खट्टा होता है और कोगुलेट हो जाता है मिल्क। इसी तरह से कोई भी इस तरह का जो जीवाणु है वो कोई ना कोई तो मेटाबोलाइट छोड़ता है, और जो मेटाबोलाइट ये फ्यूजेरियम फंगस छोड़ती है, इसको बोलते हैं वोमिटॉक्सिन। और वोमिटॉक्सिन की सबसे खास बात ये है सर कि ये हीट स्टेबल है। मतलब अगर आपने इन्फेस्टेड गेहूं से एक रोटी भी बना ली और उसको आपने तवे पे सेक लिया, या पूरी बना ली और आपने उसको सेक लिया, फ्राई भी कर लिया, ये टॉक्सिन नहीं मरता है। इसका मतलब ये है कि ये अनाज से होते हुए, आपके खाने से होते हुए आपके शरीर में जाएगा, और जब ये आपके शरीर में जाएगा तो ये जो वोमिटॉक्सिन है, ये आपके शरीर में वॉमिटिंग क्रिएट करेगा,
आपका पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा, नौसिया होगा, बाकी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो तब शुरू हो जाएंगे। टेक्निकली ये फूड पॉइजनिंग कही जाएगी। और अगर पूरे समाज में इस तरह से फूड पॉइजनिंग फैलने लग जाए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और आज ही अगर हम WHO की या FAO की रिपोर्ट्स देखें तो ये कहा जाता है कि जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं वो हार्डली 1 to 2% रिपोर्ट होते हैं। ज्यादातर तो लोग ये समझते हैं पता नहीं बीमार हो गए, कुछ खा लिया होगा या कुछ तबीयत खराब हो गई, ये कह के हम लोग कुछ और दवाई खा के अपने आप को रेक्टिफाई करके काम पे निकल जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो बीमारी हुई है या जो शरीर आपका खराब हुआ था, दिस कैन बी फूड पॉइजनिंग। क्योंकि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो इस मामले में पूरी तरह से लाचार कहूं या केयरलेस कहूं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि सर एक बात को एज ए सिटीजन आपको समझना होगा कि जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट हैं वो आपको आंखों से नहीं दिखते हैं। ना आपको बैक्टीरिया दिखता है, ना वायरस दिखता है, ना आपको टॉक्सिन दिखता है, ना पेस्टिसाइड रेजिड्यू दिखता है, ना एंटीबायोटिक रेजिड्यू दिखता है, ना डायोक्सिन दिखता है, ना फ्यूजेरियम जैसे फंगस दिखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए लेबोरेटरीज। भारत सरकार की जितनी लेबोरेटरीज हैं वो फूड हार्मफुल जो टॉक्सिन कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट करती हैं, लेकिन जनता को नहीं बताती कि किस प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या हार्मफुल पाया। ये इस तरह के खराब प्रोडक्ट्स को, इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को बचाते हैं ये डिपार्टमेंट। और जनता पैसे दे के वो हार्मफुल प्रोडक्ट बाजार से खरीदती रहती है और बीमार पड़ती है और हॉस्पिटलों में जाके इलाज कराती है। लेकिन हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ये जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, इन पे कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई CAG की रिपोर्ट, कोई कोर्ट का ऑर्डर इनको बाध्य नहीं कर रहा है कि जो ये लैब रिपोर्ट्स हैं इनको सार्वजनिक करें। इसीलिए हिंदुस्तान में बीमारियां इतनी ज्यादा हैं क्योंकि हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कंज्यूमर्स को एजुकेट नहीं कर रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, मोस्ट लाइक देम। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।